आज हम करंट अफेयर्स के हवाले से देखेंगे व्हाट इज़ बेसिकली द करंट अफेयर्स और इसकी हमने प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या तरीक़ाकार हमने इख्तियार करना है। इसमें स्पेशली आज हम आपको वे आउट बताएंगे कि ये सब्जेक्ट आपने किस तरीके से तैयार करना है, क्या स्मार्ट वर्क है इसमें, नोट्स किस तरह से बनाने हैं। और जनरली हम जो किताबें पढ़ते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जो रेडीमेड हमें नोट्स मिलते हैं, वो पर्पस सर्व नहीं करते हमारा। जब हम पेपर्स में एनालिसिस करते हैं, जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो कुछ और तरीके से पूछा जाता है, तो वहां पे हम बेटर परफॉर्म नहीं कर सकते और एवरेज मार्क्स 100 में से हमारे मैक्सिमम 40 से 50 के दरमियान आते हैं। अब सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि हम इस पेपर में मैक्सिमम मार्क्स किस तरह से जो है सिक्योर कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि ये वो वाहिद पेपर है जिस पे आपके बाकी पेपर्स के एनालिसिस भी डिपेंड कर रहा होता है। लाइक पाकिस्तान अफेयर्स के कॉमन टॉपिक्स हैं, इसके साथ आप इंग्लिश ऐसे लिखते हैं, ऐसे में भी ये आपको हेल्प आउट करता है। इवन इस्लामिक स्टडीज की जब आप बात करते हैं, जब आप ओवरऑल एनालिसिस करते हैं, तो उसमें आपका वर्ल्ड अफेयर जो है या आपका करंट अफेयर्स हेल्प आउट करता है आपको। ठीक है जी। तो आज का जो सेशन है हमारा, इसमें सबसे पहले हम जो चीज़ देखते हैं, इस पेपर का सिलेबस। सिलेबस किस चीज़ पे मुश्तमिल है, क्या इसमें रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो सिलेबस में पाई जाती हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर है, यू कैन वॉच माई स्क्रीन। इसमें पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर्स, ये 20 मार्क्स का पोर्शन है आपका। डोमेस्टिक अफेयर्स में पाकिस्तान के पॉलिटिकल इश्यूज, पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज, सोशल इश्यूज ये आ जाते हैं। लाइक एनर्जी क्राइसिस है, गुड गवर्नेंस है, डेमोक्रेटिक सेटअप में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर्स में अगर हम बात करें, तो इसमें पाकिस्तान के रिलेशंस विद द नेबरिंग कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज एंड द सुपर पावर्स, बिग पावर्स। ठीक है जी। वो हम देखते हैं, लाइक पाकिस्तान के इंडिया के साथ रिलेशंस कैसे हैं, चाइना के साथ, अफगानिस्तान के साथ, रशिया के साथ, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। मुस्लिम वर्ल्ड के साथ रिलेशंस कैसे हैं, ईरान, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, तुर्की, इनके साथ पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे हैं, ये चीज़ हमने देखनी होती है करंट अफेयर्स में। उसके साथ साथ नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास है, दैट इज द पाकिस्तान रिलेशंस विद यूनाइटेड स्टेट्स, पाकिस्तान रिलेशंस विद रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे यूएन है, सार्क है, ईसीओ है, ओआईसी है, डब्ल्यूटीओ, जीसीसी, इनके साथ पाकिस्तान का मतलब क्या रिलेशन चल रहे हैं, क्या इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, ये चीजें हम देखते हैं। ठीक है जी। उसके साथ साथ हमारे पास ग्लोबल इश्यूज आ जाते हैं, पाकिस्तान के डोमेस्टिक इश्यूज, पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स, और पाकिस्तान के कह सकते हैं, यू कैन से के ओवरऑल जो ग्लोबल इश्यूज हैं। लाइक इसमें इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात हो सकती है, उसके साथ साथ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ह्यूमन राइट्स वगैरह वगैरह, ये सारे इंक्लूडिंग द इश्यूज। इन इश्यूज की बात की जाए तो इसमें कश्मीर इश्यूज है, पैलेस्टाइन इशू है, मिडिल ईस्ट क्राइसिस है, जिसमें फर्दर आगे हम जाएं तो अरब स्प्रिंग आ जाता है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हैं। अब इनकी बेसिस पे हम अपना एनालिसिस जो है वो बिल्डअप करते हैं। हमारा हम पास्ट को देखते हुए फ्यूचर और प्रेजेंट को जो है वो उस पे अपना जो है वो टेक दे सकते हैं, अपना स्टैंस दे सकते हैं कि पास्ट में ये हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमारा ओपिनियन इस पे ये है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमसे वो ये नहीं पूछेगा कि आप कश्मीर इशू बताएं, व्हाट इज कश्मीर इशू, व्हाट इज द मिडिल ईस्ट क्राइसिस, व्हाट इज द पैलेस्टाइन इशू। अब वो इसके डिफरेंट एंगल्स पूछेगा कि कश्मीर इशू जो है इसका साउथ एशिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स हैं, कश्मीर इशू जो है इसका मोस्ट प्लाजिबल सोल्यूशन जो है वो कौन सा है, सबसे बेहतरीन सोल्यूशन सो फार कौन सा है। इसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो स्मूथ टाइज हैं, उनको बरकरार रखने के लिए या बहाल करने के लिए इस इशू को रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है। आप वे आउट बताएं किस तरह से रिजॉल्व करें। ठीक है जी। तो ये वो बातें हैं जो जनरली आपसे पूछी जाएंगी क्वेश्चंस में। उसमें डायरेक्टली आपसे ये नहीं पूछा जाएगा जी व्हाट इज टेररिज्म या व्हाट इज काउंटर टेररिज्म। टेररिज्म के इम्पैक्ट्स पूछे जा सकते हैं, टेररिज्म के जो है वो आप कह सकते हैं कि इसके लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट्स फ्यूचर के बारे में पूछा जा सकता है, हिस्ट्री से रिलेट करके इसको डिफरेंट कंट्रीज के हवाले से पूछा जा सकता है कि उनमें
क्या क्या इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। ठीक है जी। तो इसको इस तरीके से आपने तैयार करना है कि आप इस पे एनालिसिस बिल्ड कर सकें। तो इस हवाले से आज एक रैंडम टॉपिक हमने सेलेक्ट किया, तकरीबन इसके कोई 20+ क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम इसको क्वेश्चंस की फॉर्म में डिवाइड करें तो तकरीबन 20+ क्वेश्चन बनते हैं, 25 27। उसमें से वन ऑफ द क्वेश्चंस आज हम जो है वो करेंगे उसको, क्या कहते हैं कि यहाँ पे डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट इशू, दैट इज द कश्मीर इशू। तो कश्मीर इशू को ही हमने आज स्टार्टिंग लेक्चर के तौर पे यहाँ पे रखा है आपके लिए। और इसमें आप लोग देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से जो है वो पढ़ाते हैं, क्या तरीकाकार हमारा है, या किस तरीके से हम एनालिसिस बिल्ड करते हैं। याद रखें, करंट अफेयर्स के इश्यूज को आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो न्यूज़पेपर पे जो आर्टिकल आता है या जो एडिटोरियल आता है उस बेसिस पे एनालिसिस बिल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जो एक कॉलम लिखा जाता है, एक आर्टिकल लिखा जाता है, उसके पीछे बड़ी हिस्ट्री होती है। किताबें पढ़ने के बाद उस पर एनालिसिस होता है। उस एनालिसिस को लेके आपको जो है वो बैकग्राउंड्स का जब नहीं पता होता तो आप परेशान हो जाते हैं। इवन मैं एक छोटी सी बात करूं कि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि साउथ एशिया क्या है, मिडल ईस्ट क्या है, उनको ये नहीं पता। तो ये बेसिक आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। लाइक अगर हम कश्मीर इशू की बात करते हैं, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कश्मीर की लोकेशन क्या है, कश्मीर लोकेटेड कहाँ पे है, इसकी एंशियंट हिस्ट्री क्या है, इसकी डिस्प्यूट कहाँ से स्टार्ट हुआ, डिस्प्यूट स्टार्ट होने के बाद मतलब सो फॉर इस पे कितने सॉल्यूशंस आ चुके हैं, प्लाजिबल सॉल्यूशन कौन सा हो सकता है। ठीक है जी। अनिला बच्चे, ये करंट अफेयर्स की क्लास है आज, दिस इज द करंट अफेयर्स क्लास। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जी कश्मीर इशू को। हमारी जो आज के लेक्चर की आउटलाइन होगी, इट विल गो लाइक दिस। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कश्मीर की हिस्ट्री क्या है। उसके बाद हम देखेंगे वन बाय वन इन चीज़ों को हम जो है करते जाएंगे कि एरियाज अंडर पाकिस्तान और इंडिया कौन कौन से हैं। फिर फर्स्ट डिस्प्यूट कहाँ से स्टार्ट हुआ, प्रोलॉन्ग कैसे हुआ, फिर इंडिया का स्टैंस क्या है, पाकिस्तान का स्टैंस क्या है कश्मीर इशू के ऊपर, प्रपोज्ड सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं जिसमें प्लेबिसाइट है, पार्टीशन है, इंडिपेंडेंस है, कंडोमिनियम स्टेटस है। उसके बाद फर्दर इस पे सो फार किन किन लोगों ने कौन से सॉल्यूशंस दिए, और बायलैटरल टॉक्स जिसमें हुई या दोनों कंट्रीज के दरमियान ये चीजें डिस्कस हुई, एज रिजल्ट ऑफ डिस्कशन इसका क्या आउटकम निकला सोकर उसकी बात की जाए, तो हमारे पास हमें पता चलता है कि सो फार तकरीबन 18 सॉल्यूशंस इसके मौजूद हैं, जिसमें से हम जब अपना एनालिसिस करेंगे, हम जिस समत में एनालिसिस करना चाहेंगे, जिस जो डायरेक्शन हम लेंगे, वही सॉल्यूशन हम यहाँ पे प्रपोज करेंगे, उसी को कोट करेंगे। दिस इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन कि आप सारे के सारे जो है वो प्रपोजल्स ही पुटअप करें। आपसे जो सवाल पूछा जाता है आपने उसके अकॉर्डिंगली चलना है। मिसाल के तौर पे जैसे कि यूएन रेजोल्यूशंस आई सबसे पहले, ओवन डिक्सन्स प्रपोजल आया, फिर पाकिस्तान की जो जॉइंट जो है इंडिया पाकिस्तान स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव 1963 में, फिर ताशकंद डेक्लेरेशन की बात करते हैं, सेलिंग हैरिसन्स प्रपोजल है, सिमला एग्रीमेंट हुआ, रॉबर्ट विल्सन्स प्रपोजल क्या है, बीजेपी ने क्या कौन सा मॉडल दिया, फिर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो था उसने कौन सा सोल्यूशन दिया, फिर कश्मीर अमेरिकन काउंसिल जो है उसने क्या कॉन्सेप्ट दिया, फिर राजू थॉम्सन का क्या प्रपोजल था, परवेज इकबाल चीमास मॉडल क्या था, फिर आयशा जलाल का क्या प्रपोजल था फॉर सोल्यूशन, फिर मुश्ताक रहमान का क्या प्रपोजल था, फिर अंडोरा मॉडल की बात करेंगे, चनाब फॉर्मूला की बात करेंगे, आइलैंड्स मॉडल की बात करेंगे, आयरिश मॉडल देखेंगे हम, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट, एंड देन फाइनली द परवेज मुशर्रफ मॉडल। एंड ऑन बेसिस ऑफ विच हम क्या करेंगे कि एक एनालिसिस बनाएंगे, एक बिल्डअप करेंगे कि यार इस क्वेश्चन को किस तरीके से तैयार, एंड दिस इज द 20 मार्क्स क्वेश्चन। अगर आप इसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं, आप इसका एनालिसिस अच्छे तरीके से करते हैं, तो यू वुड स्कोर 20 मार्क्स। ठीक हो गया जी। लेट्स स्टार्ट द टुडेज सेशन। हमारे पास जो पहला आज का इस आउटलाइन के हवाले से देखा जाए तो हम देखते हैं कि इसकी ब्रीफ हिस्ट्री और मैप जो है उसके हवाले से, कि ये बेसिकली सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे मौजूद है, लोकेशन इसकी क्या है, हिस्ट्री क्या है, एंशियंट हिस्ट्री, उसके हवाले से इसको मैं थोड़ा सा पहले ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, देन हम मूव अहेड करेंगे। अगर मैंने पहले भी बताया था कि जब भी आप मैप ड्रॉ करते हैं पेपर के ऊपर तो उसकी 4 डायमेंशंस आपने लाजमी देनी है, जिसमें ईस्ट है,
वेस्ट है, नॉर्थ है एंड साउथ है। इन द सेम वे अगर हम इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट बर्रे सगीर का नक्शा बनाएं तो वो कुछ इस तरह से बनता है। एंड वेयर इज कश्मीर लोकेटेड? कश्मीर की टेरिटरी आपकी इस जगह के ऊपर लोकेटेड। अगर हम एंशियंट हिस्ट्री की बात करें कि जब यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम आया, हम उसके बात करते हैं, गजनवी की बात करें, या लेटर जो दिल्ली सल्तनत बनी, मुगल्स आए, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, तो सारे दौर में कश्मीर जो था वो मौजूद था। ठीक हो गया। फिर अगर एंशियंट हिस्ट्री की बात की जाए, हमें सबसे पहले तो देखना होगा कि इसके अराउंड कौन कौन सी टेरिटरी पाई जाती है। ठीक है, ऊपर जो है वो चाइना है, इसी तरीके से यहाँ पे इंडिया है, इधर पाकिस्तान है, ये पट्टी जो है ऊपर मतलब ये आगे अफगानिस्तान के साथ भी कनेक्ट करती है। पर्टिकुलर इसमें एरियाज कौन कौन से हैं ये देखेंगे हम डिटेल में। उस हवाले से बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास जो बात आती है दैट इज द लोकेशन। हम कहते हैं जी इसके नॉर्थ वेस्ट में जो है वो अफगानिस्तान है। नॉर्थ वेस्ट की जैसे हमने बात की पहले मैप के ऊपर, यहाँ फिर ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा मैप। ये ऊपर नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट की जो पट्टी है यहाँ पे आप कहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ ये अटैचमेंट है इसकी। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए, ये वाला टेरिटरी, यहाँ पे एक साइचिन जो चाइना के कंट्रोल में। इसी तरीके से साउथ की बात की जाए, ये इसका साउदर्न है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है। ठीक है जी, प्लस पंजाब, पंजाब प्लस हिमाचल प्रदेश। उसके बाद वेस्ट में यहाँ पे पाकिस्तान है, दिस इज द पाकिस्तानी टेरिटरी। अगर हम नक्शे को बनाएं तो कुछ इस तरह से बनता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान है, दिस इज द लोकेशन ऑफ द कश्मीर। टोटल एरिया ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये तैयार करना है। इंडियन हेल्थ जो है इतने स्क्वायर माइल्स हैं। फिर पाकिस्तान के पास कौन सी टेरिटरी है और पाकिस्तान इंडिया के पास कौन सी टेरिटरी है। हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो हमें पता चलता है कि जी आज़ाद कश्मीर एंड गिलगित बाल्टिस्तान। और अगर इंडिया की बात की जाए तो कश्मीर, वेल, वादी कश्मीर, जम्मू एंड लद्दाख, ये टेरिटरीज इंडियन हेल्ड हैं। यहाँ पे हम देखते हैं इस मैप के ऊपर, दिस इज द लद्दाख, दिस इज बाल्टिस्तान, ये जम्मू का एरिया है। ठीक है जी, ये गलगित सारा, एंड दिस इज द वेल ऑफ कश्मीर, ये पूंछ वगैरह सारा एरिया। ये इसकी फर्दर डिवीजंस हैं जिसको आप मैप से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब अगर एंशियंट हिस्ट्री देखी जाए, मतलब नॉन हिस्ट्री जो है इसकी, अगर हम बहुत पीछे नहीं जाते तो हमें पता चलता है कि जो ये वाली टेरिटरी थी ये बेसिकली जो डोगरा राजा थे उनके कंट्रोल में थी। ठीक है, जिसको हम गुलाब सिंह के नाम से जानते हैं, फेमस पर्सनैलिटी गुलाब सिंह। इसने खरीदा थी ये टेरिटरी जो थी, ये खरीदी थी ब्रिटिशर से। ये एक और मैप देखें यहां से और क्लियर हो जाएगा आपको। ये आपका इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये जो ये वाला कलर है ये एक साइड चेन है, ये चाइना के कंट्रोल में। ये पाकिस्तान के पास एरिया है, दिस वन जीबी आजाद कश्मीर। ये आजाद कश्मीर ये साथ साथ लग रहा है इस साइड पे। ठीक हो गया जी, ये मतलब आप अगर देखें तो इजीली हो सकता है। अब एक और छोटी सी बात, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो लाइन है, जो आप कह सकते हैं कि बाउंड्री है कश्मीर में, ये वाली, इसको एलओसी कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल।
और जो बाउंड्री इंडिया और चाइना के दरमियान है, इंडिया और चाइना के दरमियान बाउंड्री को, इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक हो गई। अब देखें कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात की जाए तो हमें पता चलता है कि 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत ब्रिटिश ने इस टेरिटरी को सेल किया राजा ऑफ डोगरा गुलाब सिंह को। अब गुलाब सिंह के अंडर उस वक्त कौन कौन सी टेरिटरी थी? यही टेरिटरी थी, जम्मू था, लद्दाख था, बल्तिस्तान और हिल स्टेट्स जो मतलब ऊपर वाले नॉर्दर्न एरियाज में पाई जाती थी, ये सारा इसका इसकी टेरिटरी थी। अब हुआ क्या कि इसको अगर हम मतलब पाकिस्तान से पहले की इसकी हिस्ट्री देखें तो कहते हैं कि जी ये जो गुलाब सिंह था, ये ब्रिटिशर्स के दौर में, आगे इसका बेटा जो था हरि सिंह, मेनली मतलब उसका कंट्रीब्यूशन आता है यहाँ पे। हरि सिंह भी आखिरी आयाम में जब इंडिया पाकिस्तान की डिवीजन होती है तो ही वाज ऑन डेथ बेड बेसिकली। तो उसका बेटा था रणबीर सिंह, हु वाज कंट्रोलिंग द अफेयर्स। अच्छा, अब हुआ क्या कि जो हरि सिंह था, कहते हैं कि जब एंग्लो सिख वार्स हुई, जब सिखों और ब्रिटिशर्स के दरमियान वॉर्स हुई, तो उस वक्त जो हरि सिंह था, ही वाज द सपोर्टर ऑफ द ब्रिटिशर्स। और इवन जो पनाहगजीन यहाँ से जाते थे, जो मतलब सिख टेरिटरी या नेटिव थे, उनके लिए इस एरिया को जो है वो ब्लॉक कर दिया गया। दे वर नॉट अलाउड टू इंटर द कश्मीर टेरिटरी। ऑन द अदर हैंड, it was a safe haven for the Britishers who were the outsiders, who were the invaders basically. और मतलब एक तहरीर के मुताबिक ये भी है कि जब ये एंग्लो सिख वॉर्स हो रही थी तो एट दैट टाइम ब्रिटिशर्स जो है उनको इसने माली इमदाद भी दी, एक सपोर्ट भी प्रोवाइड की फॉर इम्बर्समेंट ऑफ द पेज ऑफ देयर एम्प्लॉयज। मतलब इट वाज अ रिच टेरिटरी, तो इन्होंने पैसे दिए थे तनख्वाहें देने के लिए, एंड ऑन बेसिस ऑफ विच फिर ब्रिटिशर्स ने इनको टाइटल्स भी दिए। तो ये तो मतलब एक पुरानी सिलसिला चलता आ रहा था। एनीवेज, हम बात करते हैं 47 कि ये इशू कहाँ से जन्म लेता है, कहाँ इसकी स्टार्टिंग होती है और कैसे ये प्रोलॉन्ग होता है बाय द डे। तो सबसे पहले हमारे पास हम कहते हैं जी 47 में ग्रेट सन ऑफ गुलाब सिंह, महाराजा हरि सिंह couldn't decide either to join India or Pakistan। ये मतलब इनफैक्ट इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, ये दोनों कंट्रीज में से किसी के साथ भी एक्सेशन नहीं चाहता था, एज पर द डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट एंड हिस्टोरियंस। लेकिन कहते हैं जी 2 महीने ये इंडिपेंडेंट रहा। जब 2 महीने इंडिपेंडेंट रहा, ही कुडंट रेजिस्ट द पीपल ऑफ कश्मीर, जो कि मेजोरिटी मतलब मुस्लिम्स थे, दे वर डिजारियस टू हैव एक्सेशन विद पाकिस्तान। अब हुआ क्या कि वहां पे एक रिबिलियन स्टार्ट होती है। उस रिबिलियन को इसने आयरन हैंड के साथ क्रश करने की कोशिश की, लेकिन हरि सिंह वाज अनएबल टू क्रश दैट रिबिलियन। रीजन बीइंग दैट कि आपके जो मतलब ये ट्राइबल एरियाज थे, वहां से जो मुस्लिम्स थे वो उन कश्मीरी मुसलमानों की हेल्प करने के लिए उन्होंने उनका साथ दिया। जब ये सिचुएशन आई तो हरि सिंह ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ही कॉल्ड इंडिया फॉर हेल्प, एंड इंडिया वाज वेटिंग। वो तो पहले ही बहाना चाहता था। इंडिया ने क्या किया कि उस वक्त अपनी आर्मी इंटर कर दी कश्मीर के अंदर, और उस वक्त कुछ टेरिटरीज जो थी वो मुसलमानों के कब्जे में आ गई, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं। और फिर जब आर्मी की इंटरवेंशन होती है तो बाकी जो कुछ एरिया है वो इनके कंट्रोल में चला जाता है, जिसको हम जम्मू कश्मीर कहते हैं। हम डिवीजन ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे डिस्प्यूट अरप्ट होता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसे हम पहली जंग भी कहते हैं इन दोनों कंट्रीज के दरमियान। अब ये कौन सी जंग थी? 1949 की, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। जब ये सिचुएशन आती है, फौजें आमने सामने आती है, एट दैट टाइम इंडिया नॉक द डोर्स ऑफ यूएनओ। इंडिया यूनाइटेड नेशंस में चला जाता है और उनको ये रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इंटरवीन करें
ताकि पीस प्रोसेस को बहाल किया जा सके। तो कहते हैं जी, फिर वहां पे यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप बनता है और यहाँ पे सीज फायर लाइन बनाई जाती है। लाइन ऑफ कंट्रोल का आपका जो पहला नाम कह लें या जो भी, उसको सीज फायर लाइन्स के नाम से हम जानते हैं। ठीक है जी। तो जब ये सीज फायर हो जाता है, दैट वाज मॉनिटर्ड बाय द यूएनएमओआईपी, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप। उसके बाद क्या होता है जी, देन देर आफ्टर अगली बात जो चलती है, उसके बाद 65 की वॉर होती है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और इसके नतीजे के तौर पे जो सीज फायर लाइन है, इसको डिफेक्टो बॉर्डर डिक्लेयर कर दिया जाता है। देन अगेन हैपनिंग, मतलब ये जो स्क्रिमिशेस हैं, जब वार्स वाला सिलसिला जारी रहता है, 71 में वार होती है, डिबैकल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान होता है, कि पाकिस्तान से अलहदा हो जाता है। एंड फाइनली सिमला एग्रीमेंट होता है और सीज फायर लाइन जो थी फाइनली दैट वाज रीनेम्ड एज लाइन ऑफ कंट्रोल विद अ लिटिल बिट एडजस्टमेंट्स। सीज फायर लाइन जो है उसमें कुछ एडजस्टमेंट की जाती हैं एंड फाइनली इट वाज डिक्लेयर्ड एज लाइन ऑफ कंट्रोल। अगली जो हैपनिंग होती है, मतलब इस वे में, दैट वाज द साइनो इंडिया वार। दिस इज इंपॉर्टेंट, वो वैसे टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, चूंकि कश्मीर इशू की हम बात कर रहे हैं तो हमें इसके हर एंगल को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। हम कहते हैं जी 1962 में इंडिया और चाइना की वॉर हुई। साइनो इंडिया, साइनो इज द वर्ड यूज फॉर चाइना। साइनो इंडिया वार होती है जिसमें अक्साई चिन जो है वो इंडिया के कंट्रोल से चला जाता है एंड चाइना कंट्रोल दैट टेरिटरी। ठीक हो गया जी। देन क्या होता है, बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो हर बच्चे को पता होने चाहिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस इशू। उसके बाद अगली बात जो आती है, दैट इज द सियाचिन ग्लेशियर। ये भी चूंकि जीबी वाली टेरिटरी, ये सारा जो अपर नॉर्दर्न एरिया है वो आता है, तो वहां पे 1984 में इंडियंस ने सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर अपने ट्रूप्स भेजे और उसके ऊपर कब्जा जमा लिया। 86 में इस पे नेगोशिएशंस हुई, 6 राउंड्स हुए, बट एंडेड विदाउट एनी रिजल्ट। एंड दिस सियाचिन इज कंसिडर्ड टू बी दी, आप कह सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट जो बैटल ग्राउंड है वर्ल्ड में, दैट इज द सियाचिन। ठीक हो गया जी। अब हमें थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री का पता चला कि मतलब कश्मीर का जो टेरिटरी थी ये तो शुरू से एग्जिस्ट करती आ रही थी। फिर क्या हुआ कि मुगलों के दौर में या ब्रिटिशर्स के दौर में भी इन्होंने अपनी एक जो है इंडिपेंडेंट, कह सकते हैं कि स्टेट के हिसाब से अपनी एक पहचान रखी। इवन सिख एंग्लो वॉर्स में इन्होंने सिखों का नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स का साथ दिया, फॉरेन इन्वेडर का साथ दिया। उसके बाद की बात की जाए 47 से ऑनवर्ड, कि इनो ही वाज नॉट, मतलब डिजारियस टू हैव एक्सेशन विद एनीवन, बट रिबेलियन हो गई और इसको फिर इंडिया से हेल्प लेना पड़ी और फाइनली इंडिया ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। फिर इंडिया यूएन में चला जाता है, ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी करार दी जाती है। जब यूएन में चला जाते हैं तो वहां पे मतलब यूएन ने अपनी रेजोल्यूशन जो हैं उनके तहत इसको एज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी करार दिया था और जिसपे एग्रीड हुए थे दोनों इंडिया एंड पाकिस्तान। फिर हमने बात की कि ये जंगें हुई, दरमियान में लाइन ऑफ कंट्रोल को जो है, सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल करार दिया गया। फिर जो है ये आपका जो है क्या कहते हैं, अक्साई चिन, ये चाइना के कंट्रोल में चला जाता है और फिर सियाचिन ग्लेशियर वाला जो एरिया है वहां पे भी डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाता है। दिस वाज द स्टार्ट ऑफ द डिस्प्यूट, जो कि जिसे हम कश्मीर इशू कहते हैं, विद रेफरेंस टू द बोथ ऑफ द स्टेक होल्डर्स इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके बाद आप देखते हैं कि इंडिया क्या कहता है, इंडिया क्या क्लेम करता है कश्मीर के हवाले से। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इज ऑफ द ओपिनियन, सबसे पहले वो ये कहता है कि जो हरी सिंह ने हमारे साथ हमसे हेल्प ली थी और उसने मतलब डिसीजन दिया था कि जी इसको इंडिया के साथ जो है एक्सेशन इसकी हो जाए, दैट वाज द फाइनल। पाकिस्तान इस बात पे नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि दैट वाज बेसिकली, वो तो मतलब उस सिचुएशन में उसने हेल्प सॉर्ट की और दैट डिसीजन वाज अगेंस्ट द विल ऑफ पीपल। फिर पाकिस्तान शुड रिलिंक्विश द कैप्चर टेरिटरी। अब इंडिया ये कहता है कि पाकिस्तान ने जो टेरिटरी कैप्चर की है, सबसे पहले उसको, जिसे हम आजाद कश्मीर कहते हैं, कि वो भी छोड़नी चाहिए, क्योंकि तो हरी सिंह ने तो ये हमारे साथ कर दिया था। फिर यूएन रेजोल्यूशन में ये कहा गया था कि जैसे हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, अक्सर आप सुनते हैं खबरों में कि मसला कश्मीर का हल होना चाहिए। उन रेजोल्यूशंस में क्या था, उनमें ये था कि एज पर द विल ऑफ पीपल, लोगों से पूछ लें, प्लेबिसाइड करवा लें।
कि वो किसके साथ मिलना चाहते हैं, और उसके लिए मतलब एक कंडीशन ये भी थी कि इसको डीमिलिटराइज किया जाए, पहले ऐसे फौजें निकाली जाएं दोनों कंट्रीज की। इंडिया कहता है कि चूंकि पाकिस्तान जो है वो आज़ाद कश्मीर या इस एरिया में, इस बॉर्डर पे उसने अपनी फौजें रखी हुई हैं, लिहाजा यूएन जो रेजोल्यूशंस हैं दैट आर नॉट एप्लीकेबल राइट एट द मोमेंट। हालांकि उसे अपनी नहीं नजर आती जो उसने जम्मू कश्मीर में घुसा हुआ है। उसके बाद अगली बात जो इंडिया करता है वो कहता है जी पाकिस्तान हैज लॉस्ट टू अवेल द यूएन रेजोल्यूशन। कहते हैं जी यूएन रेजोल्यूशन को की जो मतलब प्ली थी उसको इन्वोक कर दिया था 65 की वॉर ने, दैट वाज द वायलेशन ऑफ द यूएन रेजोल्यूशन। तो लिहाजा वो नो मोर एग्जिस्ट कर रही है। अब इसके साथ साथ इंडिया एक थ्री प्रॉन्ज्ड पॉलिसी अपनाया हुआ है, थ्री लेवल पॉलिसी है जो कश्मीर के ऊपर ये कर रहा है। नंबर वन पे ये लोकल लेवल पे आ रहा है। लोकल लेवल पे क्या करता है जी, ये कश्मीरियों की रेजिस्टेंस को बाय फोर्स क्रश करने की कोशिश कर रहा है। एंड सेकेंडली दे आर फोर्स्ड, yes, it's about CSS, and this is the current affairs question, Mona, and we are basically discussing the Kashmir issue today. अगली बात जो करता है वो कहता है जी बायलैटरल लेवल पे, लोकल लेवल पे, बायलैटरल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे थ्री प्रॉन्ज इसकी पॉलिसी है इंडिया की जो कश्मीर के ऊपर, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहले लोकल लेवल पे ये बाय फोर्स लोकल लोगों की जो विल्स हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं या जो उनकी एस्पायरेशंस हैं, उनको क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे बायलैटरल लेवल पे क्या कर रहे हैं, कहते हैं जी willing to discuss all outstanding issues without compromising the sovereignty of India। अब इसमें क्या पॉइंट छुपा हुआ है जी, इसमें इंडिया इज ऑफ द व्यू कि जनाब ये जो दूसरा कश्मीर है ये बाय डिफॉल्ट जो राजा हरि सिंह के दौर का इंडिया में शामिल हो चुका है। हम इस पे तो बात नहीं करेंगे कि ये मतलब किसके साथ जाएगा, पाकिस्तान के साथ जाएगा या इसकी आजादी होगी, ये वो कहते हैं ये अंडरस्टूड बात है, ये तो हमारा है, क्योंकि ये उस वक्त सेशन होगी जी। हम तो अगर हम इसके ऊपर बात करते हैं तो इंडिया की सोवरेनिटी के ऊपर ये बात है, उनका ये स्टैंस है। कहते हैं बाकी सारे हम इश्यूज रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हम डायलॉग करते हैं, लेकिन इस पे इसलिए नहीं बात करते, ये ऑलरेडी इंडिया का पार्ट है और ये सोवरेनिटी है इंडिया की, उसके ऊपर हमला है। फिर उसके बाद ये इस चीज पे भी अकॉर्डिंग टू मतलब सम हिस्टोरियंस एंड सम मतलब स्कूल्स ऑफ थॉट ये भी है कि इंडिया जो है इज विलिंग टू कंसीडर एलओसी एज एन इंटरनेशनल बॉर्डर। इंडिया इस चीज पे भी विलिंग होगा कि इसको इंटरनेशनल जो है वो बॉर्डर डिक्लेयर कर दिया जाए इसको, एलओसी को। रीजन बीइंग दैट कि ऑलरेडी उसके पास ज्यादा टेरिटरी है। ये मतलब बायलैटरल लेवल की अगर बात की जाए तो ये उसका ये स्टैंस है उसके ऊपर। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे वो कह रहा है जी पाकिस्तान जो है ये यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट कर रहा है, एंड इंडिया इज कोटिंग पाकिस्तान एज अ टेररिस्ट स्टेट एट इंटरनेशनल एरिना, इंटरनेशनल फोरम। हालांकि उसको अपनी वो चीजें नजर नहीं आती जो वहां पे कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर में एंड वेल ऑफ कश्मीर में, ठीक है जी, जो मिलिट्री ऑपरेशंस वहां पे कर रहा है और जो यहाँ पे अभी वो आपने सूरत हाल देखी हुई है। नाजिया जवाब बेटे ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, एंड पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स दोनों में ये क्वेश्चन शामिल है। तो ये थ्री प्रॉन्ज पॉलिसी है इंडिया की जिसको ये आगे फर्दर कर रहा है। यहां तक हमने पढ़ा कि इंडिया कश्मीर की लोकेशन क्या है, उसके बाद ये डिस्प्यूट कहां से अराइज हुआ, फिर इंडिया का इसके ऊपर क्या स्टैंस है और इंडिया की थ्री लेवल पॉलिसी इस पे क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी पाकिस्तान अप्रोच, पाकिस्तान इसके ऊपर क्या स्टैंस रखता है। सबसे पहले पाकिस्तान कहता है जनाब दिस इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, क्योंकि ये जो अनेक्सेशन की गई थी दैट वाज बाय फोर्स विदाउट द विल ऑफ पीपल। और इसके साथ साथ ये भी है कि चूंकि इंडिया ने यूएन रेजोल्यूशंस में इस बात को एग्री किया था कि दिस इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन द टू कंट्रीज, तो दिस इज अनफिनिश्ड पार्टीशन जो 47 में इंडिया और पाकिस्तान की टेरिटरीज की पार्टीशन हुई, उसमें यह था कि दिस इज द अनफिनिश्ड पार्टीशन, क्योंकि ये जनाब इसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकला था, एंड दिस इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन द टू स्टेट्स।
फिर वो कहते हैं कि जी कश्मीर इज द जुगलर वेन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की कश्मीर शहरग है, पाकिस्तान इज ओनली मोरल एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट फॉर द फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल ऑन कश्मीर। पाकिस्तान कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं कर रहा, जबकि हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, हम जो भी बात करते हैं वो डिप्लोमेसी की बात करते हैं, हम फ्रीडम ऑफ द लोकल पीपल, जो कि वहाँ के लोकल्स हैं, उनकी फ्रीडम की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करते हैं जो कि इंडिया कर रहा है वहां पे। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूएन रेजोल्यूशन इन लेटर एंड स्पिरिट, जो यूएन रेजोल्यूशन में बात कही गई थी हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं। दिस इज द स्टैंस ऑफ पाकिस्तान। अगली बात जी, प्रपोज्ड सॉल्यूशंस, मतलब इसके क्या क्या सॉल्यूशंस प्रपोज्ड हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं कश्मीर इशू की अगर हम बात की जाए, तो इसमें चार मेजर सॉल्यूशंस हैं जो सामने आ सकते हैं, चार इसके तरीकाकार हैं जो किए जा सकते हैं इसको रिजॉल्व करने के लिए, इसका सॉल्यूशन देने के लिए। नंबर वन पे हमारे पास आता है जी प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट यूएन रेजोल्यूशन के मुताबिक क्या है कि पूरे जम्मू और कश्मीर में प्लेबिसाइट करवाया जाए अंडर द रिजोल्यूशन, जो कि मतलब एक वर्केबल सॉल्यूशन है। लेकिन इंडिया ने क्या किया, इंडिया बैक्ड आउट। शुरू में तो इसने एग्री किया यूएन रेजोल्यूशंस के साथ, बट लेटर ऑन इंडिया ने कहा जी हम प्लेबिसाइट नहीं करवाते, क्योंकि उसने यूएन रेजोल्यूशन को ही मानने से इनकार कर दिया। फिर दूसरा सॉल्यूशन प्लेबिसाइट क्या कहां पे हो सकता है कि ओनली कश्मीर वेल, जो वादी कश्मीर है वहां पे अंडर यूएन रेजोल्यूशन जो है वो ये प्लेबिसाइट करवा दिया जाए, और बाकी जो पार्ट है जिसमें आपका लद्दाख आ जाता है, हिमाचल प्रदेश आ जाता है, और ये जो मतलब जीबी वाली टेरिटरी आजाद कश्मीर है, इसको डिवाइड कर दिया जाए बिटवीन द टू स्टेट्स। ये सेकंड सॉल्यूशन। फिर अगली तीसरा जो सॉल्यूशन है दैट इज लिमिटेड और कॉम्प्रिहेंसिव, कि अंडर सुपरविजन ऑफ द न्यूट्रल बॉडीज, इंटरनेशनल बॉडीज की सुपरविजन में रेफरेंडम करवाया जाए। ये तीन मतलब जो है रेफरेंडम के, आप कह सकते हैं प्लेबिसाइड के सॉल्यूशन जो हैं, ये तीन वे हो सकते हैं प्लेबिसाइड के। पहला सॉल्यूशन क्या है प्रपोज सॉल्यूशन में, प्लेबिसाइट इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस। सेकंड इज द, या इसको जनाब डिवाइड कर दिया जाए। डिवाइड किस बेसिस पे किया जाए, या तो कम्युनल कंपोजिशन के हिसाब से, इसमें जनाब कम्युनिटीज कौन कौन सी हैं, रिलीजन की बेस पे कर दिया जाए, कम्युनिटी की बेस जैसे बुद्धिस्ट हैं, मुस्लिम्स हैं, हिंदूज हैं, ठीक है। उसके बाद या ये किया जाए कि जो सीज फायर लाइन है पार्टिंग अलोंग द, जो पुरानी यूएन की सीज फायर लाइन थी जो 1948 के बाद ड्रॉ की गई, उसके मुताबिक जनाब उसी को बाउंड्री मान लिया जाए। तीसरा सॉल्यूशन ये हो सकता है कि एलओसी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल, उसको बाउंड्री बना दिया जाए दोनों कंट्रीज के दौरान विद माइनर एडजस्टमेंट। ये माइनर एडजस्टमेंट इस तरह से की जाए कि ये जनाब जो बाउंड्री है वो स्ट्रेट करने के लिए, उसको सीधा करने के लिए। अगली बात जी, जम्मू और लद्दाख इंडिया को मिल जाएगा, और वेल ऑफ कश्मीर जो है सॉरी आजाद कश्मीर बल्तिस्तान ये पाकिस्तान को, और जम्मू और लद्दाख इंडिया को। वेल ऑफ कश्मीर जो है यहाँ पे प्लेबिसाइट करवा लें या इसको इंडिपेंडेंट कर दें। ये पार्टीशन वाला सॉल्यूशन आ गया। दो सॉल्यूशन हमारे पास आ गया, एक प्लेबिसाइट एंड सेकंड इज द पार्टीशन। नाउ द थर्ड सॉल्यूशन, इंडिपेंडेंस। हम अगर कश्मीर को आजाद करते हैं तो कौन सा सॉल्यूशन आता है, या तो जनाब पूरे इंटायर जम्मू एंड कश्मीर को इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, या सिर्फ जो है वादी कश्मीर को आजाद कर दिया जाए और बाकी दोनों पार्ट्स जैसे जैसे हैं इन दोनों कंट्रीज के साथ इसकी एनेक्सेशन कर दी जाए। वेल ऑफ कश्मीर, वैली ऑफ कश्मीर, वादी कश्मीर। उसके बाद मेक बोथ आजाद कश्मीर एंड जम्मू कश्मीर यूएन ट्रस्ट टेरिटरीज, ग्रांट इंडिपेंडेंस आफ्टर अ डेकेड अंडर यूएन सुपरवाइज्ड रूल। या तो ये कर दिया जाए कि जो आजाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर है ये यूएन के अंडर दे दी जाए टेरिटरीज, और 10 साल के बाद यहाँ पे यूएन सुपरवाइज जो है उस रूल के अंडर ही इसको आजादी दे दी जाए। या ये किया जाए कि सिर्फ कश्मीर, वादी कश्मीर को यूएन के अंडर दे दिया जाए। ये एक प्रपोज सोल्यूशन हो सकता है। उसके बाद ही कंडोमिनियम स्टेटस, हमारे पास एक ये भी आता है कि हम पाकिस्तान और इंडिया का जॉइंट कंट्रोल दे देते हैं। जॉइंट कंट्रोल में कौन कौन से पॉसिबल
वे आउट हमारे सामने आ सकते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आता है जी, कंडोमिनियम ऑफ बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान अलाउंग द मैक्सिमम ऑटोनॉमी टू द स्टेट। इंडिया पाकिस्तान का जॉइंट कंट्रोल दे दिया जाए, जिसमें क्या किया जाए कि ये जो डिफेंस है और एक्सटर्नल अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस, ये इंडिया के मतलब जो रिस्पेक्टिव टेरिटरीज हैं, जैसे जम्मू उनके पास है, आजाद कश्मीर इनके पास है, इनका कंट्रोल इनको दे दिया जाए, और बाकी जो वेल वगैरह है या एरिया है उसका, बाकी जितने भी अफेयर्स हैं उनका जॉइंट कंट्रोल हो जाए। अगली बात, वेल ऑफ कश्मीर जो है, वादी कश्मीर, उसको जो है कंडोमिनियम स्टेटस दिया जाए और बाकी को दोनों में डिवाइड कर दिया, जैसे ऊपर भी बात की गई। फिर एक ये भी सोल्यूशन हो सकता है कि जैसे सार्क है, सार्क के अंडर दे दिया जाए पूरे कश्मीर को या वादी कश्मीर को, वो उसको गवर्न करे, जैसे ऊपर हमने कहा कि यूएस की, यूएन की जो है वो सुपरविजन में दे दिया जाए। उसके अलावा तीसरी बात ये आ जाती है कन्फेडरेशन ऑफ थ्री, इंडिया पाकिस्तान और कश्मीर तीनों को इन्वॉल्व किया जाए। वेल ऑफ कश्मीर इंडिपेंडेंट कर दी जाए, इंडिया के पास जो टेरिटरी है इंडिया के पास, और पाकिस्तान के पास जो टेरिटरी है वो पाकिस्तान रखे। फिर अगली बात आती है जी, मैक्सिमम ऑटोनॉमी टू ईच यूनिट गारंटीड बाय द वर्ल्ड वार्ड। अब अगर ये ऊपर वाली कंडीशन में कोई एक कंडीशन भी आती है तो उसकी जो गारंटी है या इंप्लीमेंटेशन है, दैट वुड बी इंश्योर्ड बाय द इंटरनेशनल बॉडीज। ये तो चार सोल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं कि जी कश्मीर को या तो प्लेबिसाइड करवा लिया जाए, मतलब ये है कि लोगों से की राय दही ले करवाई जाए, राय ली जाए कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं। दूसरा, पार्टीशन या इसको डिवाइड किया जाए। अब ये डिवाइड किस बेसिस पे किया जाए, फिर इंडिपेंडेंस दे दी जाए, या दोनों कंट्रीज का जॉइंट जो है वो कंडोमिनियम कन्फेडरेशन बना दी जाए। ये मतलब चार सोल्यूशन है। अब इन चारों की बेसिस पे आगे 18 सोल्यूशंस हैं, जिसको पे हम अभी बहस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास जो सोल्यूशन आता है, यूएन रेजोल्यूशन एंड ओवन डिक्सन प्रपोजल। यूएन रेजोल्यूशन में जो 13 अगस्त 1948 और 5 जनवरी 1949 की रेजोल्यूशंस हैं, इसमें यह था कि फ्री एंड इम्पार्शियल प्लेबिसाइड अंडर द यूएन ऑस्पाइसेस। ऊपर प्लेबिसाइड की बात हो चुकी है कि राय दही करवाई जाए कि किसके साथ वो मिलना चाहते हैं। अब हुआ ये, इनिशियली इंडिया ने इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन जब डीमिलिटराइजेशन की बात की गई तो इंडिया और पाकिस्तान का इस चीज के ऊपर क्लैश आ गया। ठीक हो गया जी, प्लेबिसाइड से बैकआउट कर गया इंडिया, क्योंकि उसके लिए जो प्री कंडीशन थी दैट वाज द डीमिलिटराइजेशन। 1950 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने अपना एक नॉमिनेटेड मीडिएटर भेजा यहाँ पे, जिसका नाम ओवन डिक्सन था। उसने फिर ये था कि इसको रिजॉल्व करवाने की कोशिश की, और जो है कौन कौन से उसने सोल्यूशन दिए। पहला सोल्यूशन उसने ये दिया कि जो लोकल अथॉरिटीज हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं, उनके सुपरविजन, उनको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए प्लेबिसाइड की, एंड दे शुड बी सुपरवाइज्ड बाय द यूएन ऑफिसर्स। चूंकि इंडिया ऑलरेडी प्लेबिसाइड से बैकआउट कर चुका था, तो क्या हुआ जी, इंडिया रिजेक्टेड। इंडिया ने कहा जी मैं इसको नहीं मानता। उसके बाद क्या बात हुई, उसने कहा जी दूसरा जो है सोल्यूशन ये हो सकता है कि अ सिंगल कोलिशन गवर्नमेंट ड्यूरिंग द प्लेबिसाइड, के एक कोलिशन गवर्नमेंट बना दी जाए, और उस कोलिशन में कौन कौन से दो स्टेक होल्डर्स मौजूद हों। एक तो न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टेड ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप, जो एडमिनिस्ट्रेटर है वहां के दोनों साइडों के वो हो। और सेकंड जो चीज हो वो क्या हो कि एक एग्जेक्टिव बनाई जाए, एग्जेक्टिव बॉडी के जिसमें यूएन के रिप्रेजेंटेटिव्स हों। यूएन के रिप्रेजेंटेटिव और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो हैं, ये मिलकर एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाएं, और उस गवर्नमेंट के अंडर जो है वो प्लेबिसाइड करवाया जाए। इंडिया पाकिस्तान दोनों ने रिजेक्ट किया, क्योंकि दिस वाज नॉट द वायबल सॉल्यूशन। रीजन बीइंग दैट कि अब सबसे पहले किस तरह से असरटेन करेंगे कि दोनों साइड से एडमिनिस्ट्रेटर कौन कौन से आएंगे और उनको कौन चूज करेगा। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि यूएन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे उनकी मतलब जो आप कह सकते हैं कि शफाफियत है उसका कौन जिम्मेदार होगा। अगली बात, अगली बात ये आई, उन्होंने कहा, डिक्सन ने ये कहा कि रीजन बाय रीजन प्लेबिसाइड करवा लेते हैं।
मतलब डिफरेंट एरियाज में, कश्मीर के जितने भी एरियाज हैं वहां पे प्लेबिसाइड करवा लेते हैं और देख लेते हैं कि वो किस कंट्रीज के साथ जो है वो मिलना चाहते हैं। अब लद्दाख में चूंकि बुद्धिस्ट, हिंदू और हिमाचल प्रदेश जो एरियाज हैं या जो मतलब इंडिया के साथ मिलते हैं, वहां पे हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है। ऑफ कोर्स वो इंडिया की तरफ वोट देंगे। आजाद कश्मीर और वेला कश्मीर की बात की जाए तो ऑफ कोर्स दे वुड बी विलिंग कि पाकिस्तान के साथ आया जाए। अब यहां से एक नतीजा निकाला कि जो प्लेबिसाइड होगा फाइनली वो होगा फिर सिर्फ वेल में ही। बाकी तो जो भी मतलब ऑलरेडी एरियाज हैं दोनों कंट्रीज के अंडर कंट्रोल, वो उनका डिसीजन उसके हक में ही होगा। So that was not acceptable to Pakistan because यूएन रेजोल्यूशन के मुताबिक ये था कि फुल प्लेबिसाइड जो है वो करवाया जाए, पार्शियल नहीं। उसके बाद अगली बात फिर हुई क्लियर कट कि सिर्फ वादी कश्मीर में प्लेबिसाइड करवा देते हैं, एंड पाकिस्तान अगेन रिजेक्टेड इट। बात क्लियर है जी, ये ओवन डिक्सन का मॉडल था। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेकंड सोल्यूशन जो आता है, दैट इज इंडिया पाकिस्तान जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इंडिया पाकिस्तान जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ये आपके जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब थे और उनके जो काउंटर पार्ट थे सवारान सिंह, दिल्ली में ये इनका 16 से 16 जनवरी से 19 जनवरी 1963 में ये टॉक्स हुई मिनिस्ट्रियल लेवल। ये जो मिनिस्टेरियल लेवल की टॉक्स हुई, इनके नतीजे के तौर पे जो फाइनली मतलब चीजें एग्रीड उपान हुई। अगर वैसे तो वो तकरीबन कोई 5-6 पॉइंट्स बनते हैं, लेकिन उनको अगर हम शॉर्ट करें तो हमारे सामने जो चीज आती है वो ये थे कि फाइनल बाउंड्री जो है वो दोनों कंट्रीज के जो इंटरेस्ट हैं उनको देखते हुए और प्लस जो पीपल ऑफ कश्मीर हैं उनकी विल्स के मुताबिक फाइनल बाउंड्री जो है वो निगोशिएशन से ड्रॉ की जाए, इस पे सोल्यूशन पे चले। फिर दोनों कंट्रीज जो हैं वो डिसएंगेजमेंट ऑफ आर्मी, डिमिलिटराइजेशन की बात की। फिर पीस बिल्डिंग प्रोसेस जो है इसको इंश्योर करवाया जाए दोनों साइड के ऊपर। अभी ये इंडिया पाकिस्तान जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑन एयर ही थी, इन द एयर थी और इन द एयर ही रह गई कि 65 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग शुरू हो जाती है। उसके बाद ताशकंद डिक्लेरेशन, जिसमें प्रेसिडेंट अयूब, जनरल अयूब और जो इंडियन पीएम था लाल बहादुर शास्त्री, ये ताशकंद में डिक्लेरेशन होता है दोनों का। इसमें इसका टेक्स्ट हमें पढ़ना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑफ द पीस इन रीजन एंड पर्टिकुलरली इन इंडो पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट, इंडीड interest of the people of India and Pakistan were not served by the continuation of tensions between the two countries। अगर ये दोनों जो जो मतलब कंट्रीज हैं इनके दरमियान इसी तरीके से टेंशंस बरकरार रही तो ये पीस बिल्डिंग प्रोसेस जो है उसको इंश्योर नहीं किया जा सकता। कश्मीर इशू वाज नॉट कैटेगोरिकली डिस्कस्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ठीक हो गया जी। आगे हमारे पास आता है जिस सेलिंग हैरिसन प्रपोजल, जिसे ट्राइस्टी मॉडल भी कहते हैं। अब ये जो सेलिंग हैरिसन था, ही वाज अ नोटेड अमेरिकन स्कॉलर। इसने अपना एक ओपिनियन जो है वो दिया, जिसे ट्राइस्टी मॉडल कहते हैं। प्रपोजल वाज डिस्कस्ड बिटवीन अयूब एंड नेहरू। 1964 में ये डिस्कस होता है दोनों लीडर्स के दरमियान। ये बिल्कुल वही प्रपोजल था जैसा कि इटली और फॉर्मर यूगोस्लाविया जो है उनके रेजिडेंट जो है उनको किस तरह से रिजॉल्व किया गया कि दोनों कंट्रीज के जो रेजिडेंट्स हैं वो बॉर्डर के अक्रॉस आ जा सकते हैं। सेम प्रपोजल वाज गिवन बाय द सेलिग हैरिसन। अब इसमें जो है गिविंग स्पेशल ऑटोनमस स्टेटस टू कश्मीर, इन्होंने कहा कि ये जो अफेयर्स है ना, ये इंडिया और पाकिस्तान के जॉइंट कंट्रोल में, जॉइंट कंट्रोल नहीं दोनों के कंट्रोल में दे दिए जाएं, लेकिन इनको स्पेशल ऑटोनमस स्टेटस दिया जाए ऑन द ट्राइस्टी मॉडल, जैसा कि आपके इटली और फॉर्मर यूगोस्लाविया के रेजिडेंट जो हैं उनका ट्राइस्टी मॉडल है, जिसमें डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, करेंसी वगैरह जो है
वो रिस्पेक्टिव कंट्रीज को दे दी जाए, बाकी जो है इसको इनको मतलब फ्री एक्सेस दे दी जाए। उसके बाद डीमिलिटराइजेशन की जाए यूएन रेजोल्यूशन के मुताबिक, टर्मिनेशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट जो है उसको खत्म कर दे। इसके साथ साथ क्या हो कि एलओसी जो है उसको फाइनल बाउंड्री, लेकिन पोरस बाउंड्री होगी डेफिनेटली। इंडिया हैड रिजर्वेशंस फियर दैट इट वुड बी प्रेसिडेंस फॉर रेस्ट ऑफ द स्टेट्स। अब इसमें एक बहुत बड़ी जो है वो नुक्ता था जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है। अब इसमें यह कह दिया गया कि कश्मीर को एक ऑटोनोमस स्टेटस दे दिया जाए। बेसिस क्या थी इसकी? बेसिस यही थी अकॉर्डिंग टू विल ऑफ पीपल, लोग ऑटोनॉमी चाहते हैं, जिसमें क्या किया जाए कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, करेंसी जो है ये दोनों कंट्रीज के कंट्रोल में दे दी जाए, बाकी उनको फुल ऑटोनॉमी दी जाए इंटरनेशनली। इंडिया ने ये कहा कि उसके जितनी मतलब बाकी स्टेट्स हैं वहां पे भी मुस्लिम्स की एक ह्यूज पॉपुलेशन रहती है। अगर ये मॉडल वो एक्सेप्ट करते हैं, ऑन बेसिस ऑफ दैट फौरी तौर पे वाइब्स आएंगे और फौरी तौर पे वो भी इसी चीज की डिमांड करेंगे, एंड फाइनली दैट वुड बी डिवीजन ऑफ द इंडिया। इस वजह से इंडिया ने इसके ऊपर रिजर्वेशन शो की और इस मॉडल को भी जो है वो कुछ इससे हासिल नहीं हुआ। फिर शिमला एग्रीमेंट आता है। शिमला एग्रीमेंट बेसिकली क्या था कि जी ये जो बायलैटरल अप्रोच है, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल फॉर्म्स ऑफ मेडिएशन, कि मेडिएशन करवा ली जाए इंटरनेशनल बॉडी से। इंडो पाकिस्तान फेवर्ड, लेकिन कश्मीरियों ने कहा भाई हमें भी देखो, वी हैव दिस मतलब राइट ऑफ द सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो शिमला एग्रीमेंट के भी कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स हमें नहीं मिलते। फिर रॉबर्ट विल्सन्स प्रपोजल, इसने क्या किया कि जी इंटरनेशनल मेडिएशन शुड बी देयर। इसने एक अपना मॉडल दिया। इसने कहा कि बहुत सारे प्रॉब्लम इंटरनेशनल इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए अगर बड़ी जो ताकतें हैं, बिग जो मतलब आपकी सुपर पावर्स हैं, वो प्रेशराइज करके भी इस तरह के अगर सोल्यूशन जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करवाना चाहें तो रिजॉल्व करवा सकती हैं। जिसमें स्पेशली इंडिया के जो मतलब अगर इंडिया किसी बात पे नहीं आता तो उसके ऊपर जो है वो इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात की जाए, या उस हवाले से उसको थ्रेट किया जाए, और फाइनली ही वुड बी शी वुड बी एग्री वायबल सॉल्यूशन। तो उन्होंने कहा कि जी इंटरनेशनली प्रेशर जो है वो डाला जाए इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द इशू। इंडिया स्ट्रांगली अपोज्ड इट। रीजन इज दैट कि उन्होंने सबसे पहली जो बात होनी थी वो डीमिलिटराइजेशन वाली होनी थी, जो कि इंडिया को एक्सेप्टेबल नहीं। अगली बात, पाकिस्तान ने इसको फेवर किया था और कश्मीरियों का इस पे डिवाइडेड ओपिनियन था कि जी कुछ इसके हक में थे, कुछ इसके अगेंस्ट थे। अगला प्रपोजल आता है जी बीजेपी एंड हिंदू नेशनलिस्ट मॉडल। भारतीय जनता पार्टी जो थी और जो हिंदू नेशनलिस्ट थे उन्होंने नेक्स्ट मॉडल दिया। आर्टिकल 370 जो बड़ा रौला पड़ा हुआ था पिछले दिनों भी कि उन्होंने इन्वोक कर दिया, कि उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं देता इंडियंस को कि वो कश्मीर में जाके टेरिटरीज खरीदें और वहां पे रिजाइड करें। इसके मुताबिक वो नहीं खरीद सकते वहां पे। उन्होंने कहा जी इसको रिवोक किया जाए और इन कश्मीर का जो एरिया है वहां पे आबादकारियां की जाएं, जैसा कि इसको एनालॉजी बनाएं जैसा कि पैलेस्टाइन में जो ज्यूज थे उन्होंने आके वो बस्तियां बनाई। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि जी जो ये कश्मीर है इसको प्रीडोमिनेटली हिंदू टेरिटरी बना दिया जाए, और फाइनली जो है इससे फिर क्या करेंगे कि हम एज पर द विल ऑफ पीपल और विम्स ऑफ द पीपल फाइनल डिसीजन कर लेंगे कि इस ये इंडिया के साथ एक्सेशन हो जाएगी। ये बीजेपी का मॉडल था, लेकिन ये चूंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन थी, यूएन रेजोल्यूशन की वायलेशन थी, तो इसको कश्मीरियों ने भी अपोज किया, पाकिस्तान ने भी अपोज किया, और इंटरनेशनल लॉ भी इसको मतलब इजाजत ने नहीं दी। एंड दिस वाज ये जो साजिश थी भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ये लोकल मतलब कश्मीरी कह लें कि एक ऑर्गेनाइजेशन, इसने क्या किया कि रिकॉग्निशन ऑफ द फुली इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने कहा कि पूरे कश्मीर को आजाद किया जाए स्विट्जरलैंड मॉडल के ऊपर, और इंडिया और पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली रिलेशंस इसके हों, रेफरेंडम करवाया जाए 15 साल के बाद कि ये आजाद ही रहना चाहते हैं या एक्सेशन चाहते हैं। इस पे इंटरनेशनल कश्मीर कमेटी बनाई गई, 11 उसके मेंबर्स थे जिसमें यूएन के भी लोग थे,
बिग मतलब जो पार्स थी उनके भी लोग थे, दोनों कंट्री से भी लिए गए। तो दिस वाज मतलब जो है इसका कोई वो स्टेटस नहीं है। स्टेट्यूट्स मतलब अगर स्टेटस की बात की जाए तो ये वायबल है एक सॉल्यूशन, लेकिन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान रिजेक्टेड क्योंकि देखिए पॉसिबल नहीं है कि दोनों को 15 साल के लिए आज़ाद कर दिया जाए कंडीशनली, कि 15 साल के बाद आप रेफरेंडम करवा लें कि ये दोनों आज़ाद मतलब पूरा कश्मीर आज़ाद रहना चाहता है, ये तो मतलब आज़ादी वाली बात है, एंड दैट वुड बी अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द बोथ ऑफ द कंट्रीज। और फाइनली मतलब ये सोल्यूशन भी वायबल नहीं है। फिर कश्मीर अमेरिकन काउंसिल, कश्मीर अमेरिकन काउंसिल जो थी, इन्होंने कहा कि जी स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो इसको रिजॉल्व किया जाए इस इशू को, स्टेप बाय स्टेप पीस प्रोसेस को जो है इंस्टॉल किया जाए, कैसे पीस प्रोसेस के डीमिलिटराइजेशन हो, यूएन यूएस यूएस नहीं है, यूएन है, यूएन सुपरवाइज्ड निगोशिएशंस हों, और फाइनली जो है एक इसका प्लाजिबल सॉल्यूशन निकाला जाए। चूंकि इंडिया ऑलरेडी ज्यादा टेरिटरी ले चुका है, वो इस बात पे डिस्कशन ही नहीं करना चाहता, जैसे हमने इनिशियली पढ़ा कि वो कहता है जी ये दैट इज अगेंस्ट द सॉवरेनिटी ऑफ द इंडिया। तो इंडिया ने इसको जो है वो रिजेक्ट किया, स्ट्रांगली रिजेक्ट किया, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया कि इसको स्ट्रांगली फेवर किया। पाकिस्तान ने कहा कि हम हर लेवल के ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं, हम इस कश्मीर इशू का सलूशन जो है वो यूएन रेजोल्यूशन के मुताबिक और लोगों की विल के मुताबिक करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया की यहाँ भी हठधर्मी आती है। इंडिया कहता है क्योंकि मैं ऑलरेडी ज्यादा टेरिटरी ले चुका हूँ और मेरी ये जो स्टेटमेंट है कश्मीर के ऊपर उसके अगेंस्ट है, लिहाजा मैं इसको एग्री नहीं करता। फिर जी राजू थॉमसन प्रपोजल, इन्होंने कहा कि जी छोटी छोटी सेवरल स्टेट्स बना दीजिए ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी, जैसे बल्ती हैं, जैसे कि बुद्धिस्ट हैं, जैसे कि मुस्लिम्स हैं, हिंदूज हैं, सिख्स हैं, इसने कहा छोटी छोटी बना दीजिए टेरिटरी। इट वाज अपोज बाय इंडिया एंड पाकिस्तान क्योंकि ये वायबल ही नहीं है। उसकी रीजन ये है कि दोनों कंट्रीज में मतलब अगर आजाद कश्मीर की बात की जाए, अगर लद्दाख की बात की जाए, या मतलब बाकी टेरिटरी की बात की जाए, तो ये तो छोटी छोटी मतलब वो कन्फेडरेसीज बन जाएंगी। सो दिस इज नॉट अ वायबल सोल्यूशन। फिर परवेज इकबाल चीमा का मॉडल हमारे सामने आता है। ये मॉडल है जी आजाद कश्मीर और बल्तिस्तान स्टे विद पाकिस्तान, जम्मू लद्दाख इंडिया को दे दिए जाए, वेल ऑफ कश्मीर यूएन ट्रस्टीशिप के अंडर दे दीजिए। ऊपर हमने पढ़े थे ना चार सोल्यूशन, प्लेबिसाइड था जिसमें कंडोमिनियम स्टेटस था, इंडिपेंडेंस थी, तो उन चारों में से एक हमने देखा था कि यूएन ट्रस्टीशिप। तो उसने कहा कि जैसे जैसे दोनों टेरिटरीज के पास, दोनों कंट्रीज के पास जो जो टेरिटरीज है इनको दे दी जाए, बाकी यूएन ट्रस्टीशिप जो है उसके अंडर दे दी जाए अनटिल द फाइनल प्लेबिसाइड। जब तक के फाइनल यूएन रेजोल्यूशन के मुताबिक प्लेबिसाइड नहीं होता जाता तब तक इसका ये सोल्यूशन है। ये तीनों ने अपोज किया इसको, पाकिस्तान, इंडिया और कश्मीर ने, क्योंकि ये वायबल सोल्यूशन नहीं है। अगर आप मतलब एक थर्ड स्टेक होल्डर ले आते हैं यूएन को भी यहाँ पे, तो मतलब हालात पहले से भी खराब होंगे बजाय इसके के बेहतर। उसके बाद आयशा जलाल का प्रपोजल, दैट वाज द आइडियल वन, जो आप कह सकते हैं कि ऑन पेपर्स, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटीज को देखा जाए तो ये वर्केबल नहीं था। इसने कहा कि जी सोवरेनिटी एसोसिएशन विद इन अ पॉलिटिकल फ्रेमवर्क फॉर अ यूनिफाइड एंड इंडिपेंडेंट कश्मीर वुड accommodate the fears and interests of the two main parts, both countries to accept right of self-determination of the Muslims, Hindus, Buddhists। तीनों जो स्टेक होल्डर्स हैं ना, तीनों जो कम्युनिटीज हैं, इनके हकूक का ख्याल रखा जाए बाय द बोथ ऑफ द कंट्रीज, और रेफरेंडा करवाया जाए। रेफरेंडम के नतीजे में जो है डिमिलिटराइजेशन की जाए, और ये एक आइडियल सोल्यूशन है जो कि ऑन पेपर्स है, जो कि यूएन रेजोल्यूशन में भी दिया गया, लिहाजा इसको मतलब दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय ऑल स्टेक होल्डर्स। फिर मुश्ताकुर रहमान प्रपोजल आता है। इसने कहा कि जी इंडस वाटर ट्रीटी जो हुई थी, जिस बेसिस पे दरिया बांटे गए, उन दरियाओं के अलांग अलांग जो है जो टेरिटरीज आती हैं उन्हीं को बाउंड्रीज बना के इस कश्मीर को डिवाइड कर लिया जाए, जहां जहां से ये दरिया निकल रहे हैं और फर्दर आगे जा रहे हैं। दिस वाज अ वायबल सॉल्यूशन, दिस मे बी एक्सेप्टेबल टू इंडिया एंड पाकिस्तान, बट दैट वुड नॉट बी एक्सेप्टेबल टू द कश्मीरी। फिर लाहौर डिक्लेरेशन की बात आती है। लाहौर डिक्लेरेशन में क्या था कि बायलैटरल डिस्कशंस हों इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। इट वाज हॉटली डिस्कस्ड, कमिटेड टू प्रिंसिपल्स, जो कि मतलब यूएन चार्टर के प्रिंसिपल्स हैं, या यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल जो प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हैं, उनके मुताबिक जो है इसको रिजॉल्व किया जाए। एक्सेप्टेबल टू बोथ, किसी हद तक दोनों को ये मतलब एक्सेप्टेबल था, लेकिन इसमें भी विद रेजर्वेशंस, कश्मीरियों को इसमें शामिल ही नहीं किया गया था कि उनकी भी बिल ली जाए, लिहाजा ये भी वर्केबल नहीं था। फिर अंडोरा मॉडल, अंडोरा जैसे मैंने आपको बताया है कि अटलांटिक ओशन में एक जजीरा है जिसपे जॉइंट कंट्रोल है
फ्रांस और स्पेन का। और कंडोमिनियम स्टेटस है उसका। कंडोमिनियम स्टेटस हमने पढ़ा था ऊपर के चार, मतलब प्लेबिसाइट, इंडिपेंडेंस, कंडोमिनियम, ये करवा लिए जाए। तो इसमें मतलब वन ऑफ द सॉल्यूशंस इज द कंडोमिनियम स्टेटस। जैसा कि अंडोरा मॉडल है, स्पेन और फ्रांस का जॉइंट कंट्रोल है अंडोरा के ऊपर, इसी तरह से ये वर्केबल हो सकता है कश्मीर के ऊपर जॉइंट कंट्रोल। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारी जो आइडियोलॉजीज हैं वो मैच नहीं करती, so that would be a flashpoint, might be agreeable to both countries but not very plausible solution right here at the moment. उसके बाद चुनाव फार्मूला आता है हमारे पास। चुनाव फार्मूला ये था कि बायलैटरल डिस्कशन की जाए और चुनाव रिवर के अराउंड, जैसा कि ईस्टर्न बैंक के ऊपर हिंदूज हैं, वेस्टर्न बैंक के अंडर ऊपर जो मुस्लिम्स हैं, कारगिल इंडिया को चला जाएगा और मोर पार्ट ऑफ जम्मू जो है वो पाकिस्तान को मिल जाएगा। दिस वाज अपोज्ड बाय इंडिया एंड दैट वाज समवट गुड सॉल्यूशन। फिर आइलैंड आइलैंड्स मॉडल, ये डिमिलिटराइजेशन सबसे पहले करवाई जाए। फिर क्या किया जाए कि कश्मीरीज को लिमिटेड जो है वो ऑटोनॉमी दी जाए इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट और गारंटीज के साथ। इसमें भी वही था कि जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं वो इसमें इन्वॉल्व हों और इंटरनेशनल बॉडीज की सुपरविजन के अंडर कश्मीरियों को आजादी दी जाए। दैट वुड बी लिमिटेड। और वो लिमिटेशन क्या थी उसको डिफाइन नहीं किया गया। इसको चूंकि वो क्लियर पॉइंट्स नहीं थे, तो दैट्स व्हाई दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू इंडिया एंड पाकिस्तान। फिर आयरिश मॉडल हमारे सामने आता है, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट। जैसा कि यूके और आयरलैंड के दरमियान जो नॉर्दर्न आयरलैंड था, वहां की जो टेरिटरीज थी उस पे जो सोल्यूशन दिया गया, दैट वाज मतलब a plausible, another plausible solution for the resolution of the Kashmir issue। और इसमें बेसिकली स्ट्रक्चर्ड और सस्टेन्ड डायलॉग के थ्रू जो है इसको रिजॉल्व करवाया जाए। उसके बाद हमारे पास लास्ट वन आता है परवेज मुशर्रफ मॉडल। मुशर्रफ साहब ने कहा कि जी पूरा जो मतलब है ये कश्मीर, इसकी डिवीजन की जाए और डिमिलिटराइज किया जाए ऑन जियोग्राफिकल बेसिस। इन्होंने कहा जी 7 जोन्स हैं। पहला आजाद कश्मीर, फिर नॉर्दर्न एरियाज, जम्मू, सांबा, कठुआ, ये हिंदूज हैं इसमें। इसी तरह जम्मू, डोडा, ये पीर कच, राजौरी, यहाँ पे मुस्लिम्स भी हैं। उसके अलावा कश्मीर की वेल जो है मुसलमानों को दी जाए। कारगिल में जो है वो शिया और बल्ती हैं। फिर लद्दाख में बुद्धिस्ट हैं। इसने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ द ज्योग्राफिकल जो है डेमोग्राफी, उस बेसिस पे इसके 7 रीजन्स बनाए जाएं और इन 7 रीजन्स पे क्या किया जाए कि लिंग्विस्टिक, एथनिक, रिलीजियस, ज्योग्राफिक, पॉलिटिकल एंड अदर एस्पेक्ट्स को सामने रखते हुए इन 7 रीजन्स को क्या किया जाए, इनको रिव्यू किया जाए कि इनकी लैंग्वेज, एथनिसिटी, रिलीजन, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल सेटअप क्या है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये डिसाइड किया जाए कि इसको किसके साथ जो है वो एनेक्सेशन की जाए। तो दिस वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू इंडिया। रीजन वाज दैट कि हिंदुओं की, मुसलमानों की आबादी जो है वो ज्यादा है और वो मतलब दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि इसके इनके मेन जो एरियाज हैं वो भी इनके हाथ से जाते थे। तो ये तकरीबन 18-19 सोल्यूशन आते हैं। अब इसके नीचे जो क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज द कश्मीर इशू एंड व्हाट इज द मोस्ट वायबल सॉल्यूशन टू दिस आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट, उस पे फिर ये आप एनालिसिस कर सकते हैं इन सॉल्यूशंस की लाइट में। तो दिस वाज वन ऑफ द टॉपिक्स ऑफ द करंट अफेयर्स जो अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया कश्मीर इशू। अब हम इसके अगले सेशन में ये बात डिस्कस कर सकते हैं कि कश्मीर इशू जो है इसके साउथ एशिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं अगर ये रिजॉल्व नहीं होता। कश्मीर इशू अगर रिजॉल्व हो जाता है तो फिर इसके खिते के ऊपर क्या असर पड़ेंगे और उसमें मोस्ट प्लॉजिबल सॉल्यूशन भी हमें देना पड़ेगा इन द लाइट ऑफ दिस डिस्कशन। ठीक हो गया जी। आई होप सो कि दिस सेशन वाज हेल्पफुल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस वेरी इशू। तो वन ऑफ योर कोर्स कंटेंट्स जिसमें कश्मीर इशू की हमने बात की, एक क्वेश्चन जी आपका करंट अफेयर्स का और पाकिस्तान अफेयर्स का हमने आपको करवा दिया। अभी कोई क्वेश्चन है तो आप चैट में मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं।